नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश प्रदेश और दुनिया की दिन भर की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। लेकिन शुरुआत करेंगे मिडिल ईस्ट के युद्ध की खबर से। अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच तनाव कम करने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहम कदम उठा चुके हैं। उनका यह कहना है कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह अगर देखी जाए तो जिस तरह से लगातार अमेरिका की जो सैन्य हथियार हैं उनकी कमी इसके पीछे जानकार बताते हैं कि जिस तरह से लगातार हमला हो रहा है उससे कहीं ना कहीं सैन्य तौर पर जो ताकत है, सामरिक जो ताकत है वो कम हुई है, मिसाइलें कम हुई हैं। साथ ही आर्थिक तौर पर भी एक बड़ा नुकसान अमेरिका ने उठाया है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए ये टाल दिया गया। उनके मुताबिक ईरान और कुछ मिडिल ईस्ट देशों की ओर से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद ये फैसला लिया गया। तो नहीं कर सकते हैं कि दरअसल उनके पास जो असला बारूद है उसकी कमी हो रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि अमेरिका ईरान पर बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार था। वॉशिंगटन डीसी की ही कल की खबर है जिसमें कि वॉशिंगटन डीसी ये कह रहा है, जो कि अमेरिका का एक प्रमुख अखबार है, वो ये कह रहा है कि अमेरिका के अंदर असला बारूद और जो मिसाइलें हैं उसकी कमी आ रही है। तो ये वहां के अखबार बता रहे हैं। हालांकि आगे वो कहते हैं, दावा करते हैं कि समझौते करने को लेकर जो प्रस्ताव आया उसके अनुसार हमने ये निर्णय लिया है। समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी है जिसमें कि हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने, ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना इसमें शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजरायल भी इस फैसले में अमेरिका के साथ है। इससे पहले एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फोन पर बातचीत करते हुए ईरान पर संभावित बड़े हमले को टालने और संयम बरतने की अपील भी की थी। इसके पहले हालांकि कल की खबर है, सऊदी अरब के जो शेख हैं उनसे बातचीत हुई है ईरान के जो प्रमुख हैं उनकी, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका हमले कर रहा है अगर वो सहयोग करते हैं तो फिर वो भी उनकी जद में आएंगे, यानी कि ईरान की जद में आएंगे। इसलिए भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो सहयोगी देश है उनको बीच में लाया जा रहा है। लेकिन स्थिति दोनों तरफ से तनावपूर्ण है, दोनों तरफ से ही हालात नाजुक बने हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार चर्चा में है। 39 पदकों के साथ भारत अंक तालिका में, मेडल तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। टीम इंडिया ने अब तक 13 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज अपने नाम कर लिए हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि मुक्केबाजी में हासिल की है, जहां पर भारत ने पहली बार एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। महिलाओं में प्रीति पवार, जस्मिन लांबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए, जबकि सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल पुरुष वर्ग में चैंपियन बने हैं। जूडो और पैरा एथलेटिक्स में भारत का दबदबा देखने को मिला। सोमन राणा ने गोल्ड और गुलवीर सिंह ने 5000 मीटर में ब्रॉन्ज जीतकर इतिहास रच दिया। पैरा टीम ने भी 20 साल का इंतजार खत्म करते हुए शानदार वापसी की है। पैरा स्पोर्ट्स में भारतीय एथलीटों ने नया अध्याय लिखा है। सोमन राणा ने पुरुषों की F57 पैरा शॉट पुट स्पर्धा में 13.40 मीटर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। इस स्पर्धा में भारत के शुभम जुयाल ने 13.28 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया है। और साथ साथ फाइनल से पहले भारत का यह प्रदर्शन नए कीर्तिमान की कहानी लिख रहा है। तो भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से भारत अंक तालिका में चौथे स्थान पर है, आने वाले समय में इसमें और भी सुधार होने की उम्मीद की जा रही है। बेटी की जीत के लिए को मैं एक अपने आगे आने वाले एशियन गेम और ओलंपिक के लिए काफ़ी मोटिवेट हूँ। मेरे गोल्ड आया है तो मेरे को बहुत एक्सपीरियंस मिला इससे, बहुत ज़्यादा, और आगे मैं और भी अच्छा करूँगा। बहुत अच्छा, बहुत प्राउड हो रहा है और आज लग रहा है कि जो मेरी फैमिली ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है वो उसका रिजल्ट मेरे पास है आज। इंडियन बॉक्सिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में अभी सभी बोल रहे थे मेडल नहीं आ रहे, तो बॉक्सिंग ने वन साइड कर दिया। 7 गोल्ड
3 सिल्वर दे दी। हम जितना सोच के आए थे उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस बॉक्सर ने की है। इंटरनेशनल में पहला गोल्ड है मेजर टूर्नामेंट में, और मेरा पहला ही मेजर टूर्नामेंट था, तो उसमें गोल्ड जीत के बहुत अच्छा लग रहा है। रुक करते अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने युवाओं से नशे और ड्रग्स से दूर रहने का आह्वान किया। कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश का युवा स्वस्थ, आत्मविश्वासी और नशा मुक्त होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति भर का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का और पूरे परिवारों के सपनों को तोड़ने वाला काम करता है। नशा किसी भी के लिए अच्छा नहीं होता। राष्ट्र की ताकत को वो कमजोर करता है। देश भर के लाखों युवाओं ने नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया है। ये राष्ट्रव्यापी अभियान अगले 100 सप्ताह तक चलेगा और जन भागीदारी के माध्यम से नशा मुक्त भारत के लक्ष्य को मजबूत करेगा। वहीं भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नशा मुक्त भारत विकसित भारत की पहली शर्त युवाओं को अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना यही होनी चाहिए। उधर रायपुर में लोक भवन में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन सुना। कहा कि नशे से दूरी जरूरी है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा दूर ही रहे, दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलम युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूरे देश में नशा मुक्त अभियान की जो शुरुआत की गई है, मैं बधाई देना चाहूँगा। आज के समय में दुनिया का सबसे युवा देश भारत, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, हमारे देश के युवाओं को नशा मुक्त करते हुए उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा के साथ दुनिया के सामने वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को परिचित कराने के लिए आइए हम सब संकल्प करें। नशे से दूरी बहुत है जरूरी। बहुत धन्यवाद। करोड़ों लोग नशा मुक्त भारत बनाने का शपथ लिए हैं। स्वयं भी नशा नहीं करेंगे, अपने परिवार वालों को भी नशा से बचाएंगे और अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को नशा से बचाएंगे। इसके लिए शपथ लिए हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये ऐतिहासिक कदम है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर उनके दिल्ली में स्थित आवास पर रविवार की शाम एक शख्स ने हमला कर दिया। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी बीच एक आदमी ने उनके ऊपर चप्पल फेंक दी। इसके बाद पप्पू के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट कर दी। पप्पू ने आरोप लगाया कि एक युवक ने चाकू लेकर उनकी हत्या करने की कोशिश की है। आगे कहा कि कुछ बाबा रोज ये कहते हैं कि मुझे मार दो, जला दो, हम 51 लाख रुपए देंगे। हमने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अभी आरोपी को पकड़कर लेकर गई है।
उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि पप्पू यादव ने शुक्रवार को संसद में चंदा चोरी का नाटक किया था, जिसके बाद लखनऊ के एक हिंदूवादी नेता ने उनका सर लाने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया था। राजधानी रायपुर में डिजिटल न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया, जबकि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में गृह मंत्री विजय शर्मा सहित न्यायपालिका, पुलिस, अभियोजन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल समन्वय को लेकर चर्चा की गई। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे न्याय प्रणाली को एक मंच पर लाने वाला अभिनव प्रयास बताया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने, उनकी प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्यशाला महत्वपूर्ण साबित होगी। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो नए कानून देश में लागू हुए हैं, उनका त्वरित वो कानून लागू हों और जनता को त्वरित न्याय मिले, इसके लिए गृह विभाग के द्वारा आज का ये कार्यशाला एक दिन का आयोजित है, जिसमें बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा जी की उपस्थिति भी रही और इसमें गृह विभाग, विधि विभाग और भी विभागों के अधिकारी और जजेस भी हैं और विशेषज्ञ भी हैं। ये विभिन्न सत्रों में कार्यशाला चलेगा और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी जो नए कानून हैं, बीएनएस हैं, वो सुचारू रूप से यहाँ पर और चलेगा, तेजी से चलेगा। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूरे ही देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक साथ एक छत्र के नीचे लाने की प्रक्रिया है। हमारे प्रदेश में भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और उसके अंतर्गत आने वाले CCTNS है, ई फॉरेंसिक्स है, ई जेल है, प्रिजन है, ई चालान है, न्याय श्रुति है, ई साक्ष्य है, इन सारे ही वर्टिकल्स को एक साथ एक जगह लाने की प्रक्रिया है। हमारा प्रदेश इसमें आगे बढ़े, हमारा प्रदेश इन सारे ही वर्टिकल्स पर एक साथ काम करते हुए आगे बढ़े, इसके लिए आज की यह कार्यशाला आयोजित की गई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में अब कुछ घंटे ही बचे हुए हैं। 30 जुलाई को ईवीएम में कैद हुई जनता की राय 3 अगस्त यानी कि कल सुबह खुलने जा रही है। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके बाद 8:30 बजे के लगभग ईवीएम के वोटों की गिनती की काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और कुल मिलाकर 15 राउंड में मतगणना पूरी की जाएगी। इसके लिए 21 टेबल लगाए गए हैं, 20 टेबल ईवीएम के लिए और 1 टेबल डाक मतपत्रों के लिए रहने वाला। करीब 350 अधिकारी कर्मचारी पूरी प्रक्रिया में तैनात रहेंगे, जबकि सुरक्षा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक इस उपचुनाव में 2,20,410 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 1,57,473 मतदाताओं ने मतदान किया है, जो कि 71.44% रहा है। इधर भाजपा और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, जबकि आजाद समाज पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का दावा कर रही है। परिणाम 3 अगस्त को मतगणना पूरी होते ही साफ हो जाएंगे। तो कल सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल वोट जो होते हैं उनकी काउंटिंग होगी, उसके बाद 8:30 बजे से मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर के हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 काउंटिंग के हॉल तैयार किए हैं।
प्रत्येक काउंटिंग हॉल की कैपेसिटी 10 टेबल रखी गई है। टोटल काउंटिंग में हमारी 20 टेबलों पर है जो काउंटिंग की जाएगी। कक्ष क्रमांक 1 जिसमें ETPBS एवं डाक पत्र की भी काउंटिंग की जाएगी। स्ट्रॉन्ग रूम खोलने का समय सुबह 7 बजे रहेगा और डाक मत पत्रों को इधर शिफ्ट करने का समय सुबह 6 बजे रहेगा, जो अभ्यर्थियों के कैंडिडेट की एजेंटों की उपस्थिति में किया जाएगा। काउंटिंग हमारी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, भरोसा है हमें यहाँ की जनता जनार्दन पर भरोसा है। निश्चित रूप से हमें अपने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विकास पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम बहुत अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। 25 से 30 हजार, 20 हजार प्लस तो निश्चित ही विजय रहेंगे हम लोग। हवा ही नेता है, कुछ धरातल पे कुछ नहीं है उनका, ऊपर से ही दिखावा है। 10,000 से के अंदर ही रहेंगे वो, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, तो कोई फैक्टर नहीं है। दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बयान और दावे आए दिन देखने को मिल रहे हैं और अब इस दावे में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जितू पटवारी भी सामने आ गए। दरअसल सोनागिर पहुंचने पर जितू पटवारी ने एक बार फिर से कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहा है कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। दतिया विधानसभा में कांग्रेस स्पष्ट जीत दर्ज करेगी। इस दौरान उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के कुशवाहा समाज को लेकर दिए गए अपने बयान पर भी उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये कुशवाहा समाज का ही नहीं बल्कि गरीब और पिछड़े वर्ग का भी अपमान है, जिसे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ दतिया की जनता को। उन्होंने खूब बढ़ चढ़कर सकारात्मक सोच के साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पे विश्वास जताया, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम आपकी आशाओं पर खरे होंगे। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली दरों को लेकर कांग्रेस का विरोध तेज हो गया। पार्टी ने अब चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली दरों के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन अब घर घर तक पहुंच गया है। आज प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों के घरों तक पहुंचे, उनसे फॉर्म भी भरवाए गए। कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। बिजली के बिल लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि ये स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है, फिर भी कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। प्रदेश में कांग्रेस जो है स्मार्ट मीटर के खिलाफ अब घर घर जो है वो जाना शुरू कर दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये राजधानी रायपुर की है। पंडरी इलाके से इस अभियान की आज से शुरुआत हो गई। जिलाध्यक्ष श्री कुमार मीणा अपने हाथों में आप देखेंगे एक फॉर्म लेकर के घूम रहे। ये फॉर्म आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा जहां पर लिखा है स्मार्ट मीटर बदलने हेतु आवेदन पत्र। ये आवेदन पत्र लेकर के तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है शहर के हर गली मोहल्लों में जा रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं। सीधे श्री कुमार मीणा से बात करेंगे। लगातार आप लोग बिजली बिल को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत हो गई। देखिए, हम लोग इसलिए घर घर जा रहे हैं, फॉर्म बांट रहे हैं, लोग खुद हमको संपर्क कर रहे हैं, लोग खुद परेशान है। ये जो दीदी खड़ी है, कहाँ गई है दीदी? आप इनसे पूछिए, इनका बिल पहले 1,000 आता था, अभी कितना आ रहा है आपका? पहले कितना आता था? पहले 2,000-2,500 आता था। अभी कितना आ रहा है? अभी 5,000 4,500 ऐसा आ रहा है। तो ये कारण है हमारा सड़क पर आने का। हम लोग विरोध इस बात का कर रहे हैं कि सरकार स्मार्ट मीटर जिस प्रकार से लगा रही है और लगाने के बाद भी कोई नियंत्रण नहीं है किसी प्रकार के। इसमें क्या इन्होंने जियो का सिम लगा हुआ है इसमें, और ये इतना जंप करता है जो सामान्य रूप से गर्मी के समय पिछली गर्मियों में 400-500 जिनका बिल आता था, आज वो अगर 1,500, 2,000, 3,000 आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है। साफ दिखता है कि मीटरिंग में ही गड़बड़ी है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारा कहना है कि जब भी मीटर लगे, पुराना मीटर लगा रहे, उसके बाजू में स्मार्ट मीटर लगे, लोगों को संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई दोनों मीटर बराबर चल रहा है, उसके बाद ही स्मार्ट मीटर को लगाया जाए, अन्यथा ये न लगाया जाए। आप बड़ी ना कर सके, कितना मीटर आप लोगों का बिजली बिल भी बढ़ गया? सभी का। मैं तारी बंधन स्मार्ट मीटर रखे, उन्होंने नाम इसका
और इसका स्मार्ट मीटर का जो आज है पूरे शहर की नहीं पूरे प्रदेश की जनता त्रस्त है। आप हम लोगों के काम बात करेंगे क्योंकि हमारा काम है विरोध करना, हम कर रहे हैं जनता के लिए, लेकिन आप ये जो पब्लिक खड़ी है, महिलाएं खड़ी हैं, बेटे खड़े हैं, बहनें खड़ी हैं, इनसे बात करिए आप। इन लोगों का क्या कहना है, ये क्या बोलते हैं इन लोग? कितने लोगों का आवेदन? तो जिस तरह से स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस निकली है घर घर के लिए, अब आगे इस पर किस तरह का निर्णय होता है ये देखना होगा, क्योंकि लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर जो शिकायतें हैं वो हर दिन बढ़ती जा रही है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ।